तेजस्वी यादव ने इस सरकारी बंगले से, चाहे वो बेड हो, चाहे वो एयर कंडीशन हो, फर्नीचर्स हो, जिम के इक्विपमेंट्स हो, फाउंटेन के लाइट्स हो, बैडमिंटन कोर्ट के कारपेट हो, ये सारी चीज़ जो है उन्होंने वहाँ से अपने साथ ले गए हैं। आदरणीय राबड़ी देवी जी के आदेश पे उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से दिशा निर्देश दिया कौन सा सामान ले आना है, और गार्ड ने जब रोका तो गार्ड को भी उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं रोकने वाले। तेजस्वी यादव ने सरकारी आवास से सरकारी संपत्ति को लूट के ले गए हैं। ऐसे नोटिस वोटिस से मैं नहीं डरता हूँ, क्योंकि प्रमाण है और साक्ष्य है, तो मुझे इंतज़ार है कि वो मुझे कब नोटिस भेजते हैं। तेजस्वी यादव इसलिए बौखलाहट में है कि उन्होंने चोरी की है, उनकी चोरी पकड़ी गई है, उनकी चोरी का मैंने पर्दाफाश किया। कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना लगाया और आदेश दिया कि आपको फ़ौरन ही उस बंगले को खाली करना है। तो ये है तेजस्वी यादव की हकीकत। बिहार में विधानसभा चुनाव होने से पहले पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। अभी फिलहाल तेजस्वी यादव पर बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि जिस आवास में वो रह रहे थे उस आवास का वो हर एक सामान भी लेके चले गए हैं। नमस्कार, मैं संजना, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। हमारे साथ इस वक्त दानिश इकबाल सर मौजूद है। सर, बीजेपी की तरफ से जो अभी आरोप लगाए गए हैं तेजस्वी यादव जी पे, उनको वो सीधा सीधा डिनाई कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। देखो, 3 दिन पहले जो हमने हकीकत दिखलाया था आपके माध्यम से बिहार की जनता को, उस हकीकत की जो बौखलाहट है तेजस्वी यादव में, वो कल दिखा। जिस प्रकार से वो अपशब्द कह रहे हैं मुझे, जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि मैं वहाँ क्या कर रहा था। देखो, तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे तो वहाँ किसी की एंट्री नहीं थी, क्योंकि तेजस्वी यादव ने उस बंगला को जो है अपना दीवाने ख़ास बना रखा था, मुगलिया हरम बना रखा था, अपने ऐशो आराम की जगह बना रखी थी। लेकिन जब वो बंगला श्री सम्राट चौधरी जी को आवंटित हुआ तो उन्होंने बिहार की जनता के लिए, गरीब गुरबा, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े के लिए खोल दिया कि जो भी बिहार के अलग अलग ज़िलों से जो लोग अपनी फरियाद लेकर के आएंगे, जिनकी अपनी समस्या होगी, उन सब के समस्या का निराकरण वहाँ सम्राट चौधरी जी बैठ करके करेंगे। सम्राट चौधरी जी के परिवार का कोई वहाँ रहने वाला नहीं है, ना सम्राट चौधरी जी वहाँ रात गुजारने वाले हैं। वो सिर्फ वहाँ की जो जनता आएगी बिहार की, उसको सुनेंगे, उसके विषयों का निराकरण करेंगे। देखो, तेजस्वी जी ने कहा कि जो है वो नोटिस भेजेंगे। मैं उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि वो मुझे कब नोटिस भेज रहे हैं, मुझे इंतज़ार है उनके नोटिस का। देखो, तेजस्वी जी ने वहाँ से जो सरकारी आवास उन्होंने खाली किया, वहाँ से सरकारी संपत्ति को निश्चित तौर पर वो ले गए हैं, उसके पूरे प्रमाण हैं। उससे पहले भी जब 2015 में वो डिप्टी सीएम बने थे और 2018 में जब वो डिप्टी सीएम से हटे और नेता प्रतिपक्ष बने, तब सरकार ने उनसे वो बंगला खाली करने को कहा था। लेकिन तेजस्वी जी ने उस बंगले को खाली नहीं किया, बल्कि सरकार के विरुद्ध वो हाई कोर्ट चले गए। उसका प्रमाण है मेरे पास ही है। वो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि मुझे इस बंगले में रहने की इजाज़त दी जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने उनके उस याचिका को स्वीकार नहीं किया। उसके बावजूद वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। जब हाई कोर्ट उनको मना कर देता है तो वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं उस बंगले के लिए, और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका पे सुनवाई होती है तो उस समय के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खत्री की एक बेंच ने तेजस्वी यादव की आलोचना की और टिप्पणी की कि तेजस्वी यादव, आपने अपने सहूलियत के लिए माननीय न्यायालय का समय बर्बाद किया, इसलिए आपको 50,000 रुपये का है जो है जुर्माना आप पे लगाया जाता है। और कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना लगाया और आदेश दिया कि आपको फ़ौरन ही उस बंगले को खाली करना है। तो ये है तेजस्वी यादव की हकीकत। सरकारी ऐशो आराम के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा और गिरी हुई चीज़ क्या हो सकती है। तो जो हमने बातें कही हैं कि तेजस्वी यादव ने इस सरकारी बंगले से, चाहे वो बेड हो, चाहे वो एयर कंडीशन हो, फर्नीचर्स हो, जिम के इक्विपमेंट्स हो, फाउंटेन के लाइट्स हो, बैडमिंटन कोर्ट के कारपेट हो, ये सारी चीज़ जो है उन्होंने वहाँ से अपने साथ ले गए हैं। और आदरणीय राबड़ी देवी जी के आदेश पे उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से दिशा निर्देश दिया कौन सा सामान ले आना है, और गार्ड ने जब रोका तो गार्ड को भी उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं रोकने वाले। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव ने सरकारी आवास से सरकारी संपत्ति को लूट के ले गए हैं। सर, उनका सीधा सीधी कहना है कि ये जो काम है वो भवन निर्माण आयोग का है, तो कोई भी, उनके शब्द हैं कि कोई भी ऐसे टुच्चे पुच्चे कैसे प्रवक्ता उसमें चले गए। देखो, ये इसलिए उन्होंने मुझे इस तरह के शब्दों से नवाजा है क्योंकि वो महारानी के पेट से पैदा हुए हैं, वो राजा के बेटे हैं, और मैं जो हूँ एक मध्यम गरीब परिवार से आता हूँ, शोषित, वंचित, हम लोग दलित पसमानदा समाज से आते हैं। तो इसलिए उन्होंने मुझे इस तरह से कहा है, और उनका जो माइंडसेट है वो जो है दर्शाता है। तेजस्वी यादव जो है 9वीं फेल हैं, और जो मेरी शैक्षणिक योग्यता है वो बहुत ज़्यादा है उनसे। तो किसी भी व्यक्ति का अगर आकलन करना है तो उसके शैक्षणिक योग्यता से कर सकते हैं। तो तेजस्वी यादव राजा के बेटे हैं तो उनको कहने का अधिकार है, हक है, लेकिन जनता जो है लोकतंत्र में मालिक होती है, वो जिसको चाहती है वो उसको सत्ता सौंपती है। तो तेजस्वी यादव का जो ये अहंकार है, माइंडसेट है कि दूसरे को
दलित को, पसमानदा समाज के लोगों को जो है उसको उस पर टिप्पणी करना, उसको नीच समझना, उसको हकीर समझना, बट इसका जवाब जनता देगी। और तेजस्वी यादव इसलिए बौखलाहट में है कि उन्होंने चोरी की है, उनकी चोरी पकड़ी गई है, उनकी चोरी का मैंने पर्दाफाश किया है। और ये जो माननीय न्यायालय की टिप्पणी 2018 की है वो भी मैंने सामने जनता के सामने रखा है कि देखिए ये वही हैं जिन्होंने 2018 में उस बंगले से इतना उनको अपार प्यार था, मोहब्बत था उस ऐशो आराम भरी ज़िंदगी से कि वो छोड़ना नहीं चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। तो जनता इस बात का अंदाज़ा लगा सकती है कि जो व्यक्ति, जो परिवार, लालू प्रसाद का परिवार सरकारी संपत्ति को लूटने में, सरकारी सुविधा को प्राप्त करने में कोर्ट तो जा सकता है, तो वो वहाँ के जो बिलोंगिंग्स थे उस आवास के, उस कोठी के, उस बंगले के, उसको भी वो साथ में ले गए हैं। सर, उनका कहना है कि जिन्होंने उन पे ये आरोप लगाए हैं, बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, वो उनके लिए नोटिस भेजेंगे, लीगल नोटिस भेजेंगे। मैं तेजस्वी यादव जी के इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं और मैं उनके नोटिस का इंतज़ार कर रहा हूं कि तेजस्वी यादव जी आप मुझे कब नोटिस भेजेंगे और किस बात की नोटिस भेजेंगे। तेजस्वी यादव जी, हर्जाना आपको देना है, माफ़ी बिहार की जनता से आपको मांगनी है। आपने जो है सरकारी संपत्ति को लूटा है और इससे पहले भी आपने प्रयास किया था कि आप उस बंगले को ना छोड़ें, उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो वो सारी चीज़ें जो हैं क्रमबद्ध तौर पर वो दर्शाती है कि तेजस्वी यादव की जो लालच थी, जो लालसा थी उस बंगले को लेकर के, उस बंगले के सामान को लेकर के, उस ऐशो आराम भरी ज़िंदगी को लेकर के वो जगज़ाहिर है। और तेजस्वी यादव जी बुरी तरह फंस चुके हैं। उनका जो झूठ था, उनका जो चोरी का जो पर्दाफाश है वो अब जनता के सामने हो चुका है। तो इसलिए वो कुछ भी बोलते रहेंगे और ऐसे नोटिस वोटिस से मैं नहीं डरता हूँ, क्योंकि प्रमाण है और साक्ष्य है। तो मुझे इंतज़ार है कि वो मुझे कब नोटिस भेजते हैं। सर, क्या लग रहा है अभी जो कुछ अभी चल रहा है उसकी वजह से आरजेडी पे, अभी विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, तो कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखो, बहुत स्पष्ट है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, एनडीए की एकजुटता पूरे देश भर में है और हम लगातार जो है हर जगह अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जैसे हरियाणा में हमने किया, वहाँ पे तीसरी बार हम सरकार बनाए हैं। जम्मू कश्मीर में हमें सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। बिहार विधानसभा की चुनाव भी होने हैं 1 साल के अंदर। तो उस चुनाव में भी जो है एनडीए, जो बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने कार्य किया है, जो वर्क डिलीवरी हमने दिया है, वो बिहार की जनता के लिए था। और आगे भी कैसे उस डिलीवरी को सुचारू रूप से आगे ले जाया जाए, उसके लिए फिर से जनता जो है एनडीए के नेतृत्व को ही जो है वोट दे करके फिर से सरकार में भेजेगी। सर, अभी कल ही हरियाणा चुनाव का भी परिणाम आया है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार लगातार सरकार बनाई है। उसको लेके भी विपक्ष का बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है, कांग्रेस की तरफ से आ रहा है कि इस बार फिर से इसमें कोई घोटाला किया गया है जिसकी वजह से अचानक से पार्टी जीत गई, वरना नहीं जीत रही। देखो, ये उनका बेसलेस, बेबुनियाद आरोप है जिसको मैं पूरी तरह से खारिज करता हूँ। इनको किसी भी संवैधानिक व्यवस्था पे जो है भरोसा नहीं है, चाहे वो सेना हो, चाहे वो माननीय न्यायालय हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, सबका इन्होंने विरोध किया, सब पे इन्होंने सवाल खड़े किए हैं। जब कल काउंटिंग शुरू हुई थी तो कांग्रेस पार्टी जो है शुरुआती रुझानों में आगे चल रही थी, तब तो ईवीएम सही था, तब चुनाव आयोग सही था। और जब रिज़ल्ट आया और जब रिज़ल्ट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई, तब जो है इनको ईवीएम जो है उसमें गलती दिखाई देने लगी और चुनाव आयोग पे वो सवाल खड़ा करने लगे। तो ये हिपोक्रेट लोग हैं। जनता इनको सबक सिखाती है और जनता ने फिर से एक बार हरियाणा चुनाव में सबक सिखाया है। सर, लोकसभा चुनाव में भी ये चीज़ देखा गया है कि कभी भी पार्टी अपनी हार नहीं मानती है। हर बार होता है कि नहीं, ये कुछ तो गड़बड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव से ये चलता आ रहा है। देखो, कांग्रेस पार्टी को चिंता करने की ज़रूरत है, आत्ममंथन करने की ज़रूरत है अपने आप में कि कैसे वो अपने संगठन को मजबूत करें, कैसे वो भाजपा से चुनाव लड़ने से पहले अपने पार्टी में जो उनकी लड़ाई चलती हैं उससे निपटें। तो बहुत स्पष्ट है कि पहले उनको अपने संगठन के अंदर अपने लोगों से निपटना होगा, जो उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट है और जो उनके संगठन की जो कमियां हैं, उनका जो नेतृत्व है उसमें खामियां हैं, इसलिए जनता उनको नकारती है। तो मतलब ये उनकी ही गलती की वजह से होता है। ऑब्वियसली जिस प्रकार से आप संवैधानिक व्यवस्था पे सवाल खड़ा करेंगे, भारत को नीचा दिखाने का काम करेंगे, आरक्षण के विरुद्ध जो है आप बात करेंगे, आरक्षण को समाप्त करने की बात करेंगे, भारत में जो विरोधी शक्तियां हैं उनके सपोर्ट में आप खड़े उतरेंगे, तो भारत के जो लोग हैं, जो भारतीय हैं, वो तो कभी आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। सर, जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर अभी क्या कहेंगे? उसमें फिलहाल अभी तो निराशा हासिल हुई। नहीं, निराशा का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा वोट अगर किसी को मिला है तो भारतीय जनता पार्टी है। तो ये दर्शाता है कि जो हमने निर्णय लिया था धारा 370 को हटाने का,
वो निर्णय कितना सही था। और आज जिस प्रकार से, जिस माहौल में, जिस इन्वायरमेंट में चुनाव हुए हैं, एक भी ऐसी कोई हिंसा की घटना नहीं हुई। तो ये जो है नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व था, उसने जो निर्णय लिया था, उस पे मोहर लगा है। निश्चित तौर पर हम सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं, हमें सरकार बनाने इतना बहुमत नहीं मिला है, लेकिन हमें जो है वोट प्रतिशत जो है वहाँ की जनता ने सबसे लार्जेस्ट वोट हमें मिला है। तो इसलिए आने वाले समय में हम और मेहनत करेंगे और वहाँ के लोगों के दिल जीतने की कोशिश करेंगे। और निश्चित तौर पर मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर भी हमारा होगा। धन्यवाद सर। हमारे साथ दानिश इकबाल सर मौजूद थे। उन्होंने तेजस्वी यादव पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाए गए सभी इल्ज़ामों के साक्ष्य भी पेश किए हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।